हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेट चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉल सीलिंग के बारे में कि फॉल सीलिंग जब भी हम अपने घरों में कराते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि आपके जो फॉल सीलिंग होती है उसके जो जॉइंट्स होते हैं उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो जो क्रैक्स आते हैं उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं, उसकी हमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए ताकि क्रैक्स ना आए, और आज की डेट में जो है फॉल सीलिंग के रेट क्या चल रहे हैं, और मेटल की जो क्वान्टिटी है हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, किस ब्रांड का हमें मेटल यूज करना चाहिए ताकि हमारी जो फिनिशिंग है फॉल सीलिंग की वो अच्छी आए। तो सारे पॉइंट्स आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। गारंटी देता हूँ आपको दोस्तों, हार्डली ये 10 मिनट की वीडियो होने वाली है। अगर आपने वीडियो टिल लास्ट तक देख ली, आपके जितने भी आपके माइंड में जितने भी फॉल सीलिंग रिगार्डिंग पॉइंट्स होने वाले हैं, सारे जो है पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो टिल लास्ट तक देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है ड्राइंग का। तो जब भी हम अपने घरों में कभी फॉल सीलिंग का काम कराते हैं तो हमारे मन में आता है कि उसकी ड्राइंग हम बनवाएं किसी आर्किटेक्ट से या ना बनवाएं, वो आपकी इच्छा है। आप उसकी जो है ड्राइंग जिससे भी आपने कभी मकान का नक्शा बनवाया उस आर्किटेक्ट से आप बनवा सकते हैं, और ना भी बनवाएं वो आपकी इच्छा है। अगर आप बनवाओगे तो आपको वो उसका प्लान दे देगा कि आपका जो डिजाइन वगैरह है आपका रूम में आपके घर में किस तरीके से रहेगा, जो आप डिज़ाइन आपको पहले से ही आपको दिखा देगा। अगर नहीं भी आप बनवाओगे तो आज मैंने ये एक चीज़ ये भी देखी है कि जो वेंडर्स होते हैं आपका फॉल सीलिंग करने वाले, तो उनके पास भी मैंने देखा कि कैटलॉग होते हैं। होता क्या है कि वो अपना जो प्रीवियस जहाँ जहाँ पे उन्होंने साइटों पे पहले काम किया होता है उसके फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, स्नैप ले लेते हैं, और उसको एक अच्छी सी फाइल में उसको क्या है उसको लगा लेते हैं। और जब भी वो किसी कहीं पे भी मतलब काम के वास्ते जाते हैं किसी पार्टी के पास, तो दिखाते हैं कि उन्होंने प्रीवियस ये काम इस तरीके से डिजाइन उन्होंने बना रखे हैं। तो आप इस तरीके से भी वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप उनको सेलेक्ट करोगे तो आपका क्या है, जो आर्किटेक्ट की जो फीस होती है वो बच जाएगी आपकी। अगर आपको उन उसकी कोई ड्राइंग से मतलब कि उसकी किसी भी स्नैप को कोई डिज़ाइन आपका पसंद आता है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप उसको बोल दीजिए बेसिकली कि आप उनको मतलब कि आपको ये डिज़ाइन चाहिए, तो वो सेम वही डिज़ाइन आपको बना के दे देगा। आपको क्या हुआ कि बस उसमें आपकी ये फीस जो आर्किटेक्ट की फीस थी वो बच जाएगी। ठीक है। जो सेकंड जो पॉइंट है, तो पॉइंट आता दूसरा। तो दोस्तों, पॉइंट दूसरा जो है, सेकंड नंबर पॉइंट है आपका कि जब भी हम किसी भी वेंडर को काम दें तो हमें क्या करना है कि उसका एक बार उस एटलीस्ट उस वेंडर का काम हमें ज़रूर चेक करना है कि एटलीस्ट भले ही आपको वो जो भी मैंने आपको भी बताया कि कैटलॉग में आपको दिखा दी कि प्रीवियस उसने इतनी डिज़ाइन का इस तरीके से काम किया हुआ है, बट हो सकता है कि उसने कहीं से वो वैसे ही बना के फ़ोटो चिपका रखी हो कैटलॉग में, उसने उस तरीके से उसके हाथ में इतनी सफाई हो ही ना। तो एटलीस्ट आपको जो भी डिज़ाइन आपको पसंद आए तो आप उसे एक बार पूछिए कि वो काम उसने कहाँ पे किया है, और वो उस साइट को क्या उसको दिखा सकता है। क्योंकि आप उसको वो साइट उसको देखोगे तो जिस भी आप उसकी साइट पे जाओगे, प्रीवियस साइट पे जाओगे, तो जो उसका ओनर होगा उससे आप उसके बारे में उसकी बहुत सारी चीज़ों की आपको नॉलेज हो सकती है। ठीक है। उसका बिहेवियर कैसा है, उसके काम में कितनी सफाई है, आप खुद भी देख सकते हो सफाई कितनी है। तो सारी चीज़ें आपको वहाँ से पता चल जाएगी। तो ये चीज़ आपको ज़रूर चेक करनी है। ठीक है। सेकंड नंबर, तो पॉइंट नंबर 3 है, आप उसको विद मेटल भी आपको काम दे सकते हो, विदाउट मेटल भी आपकी इच्छा है कि ये आप आजकल जो रेट चल रहा है ये 80 रुपये स्क्वायर फीट चल रहा है। तो ये आपकी इच्छा है, आप उसको मेटल के साथ दो या विद मेटल। ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4 जो है, हमेशा आपको अच्छी कंपनी के मेटल को ही प्रीफर करना है। ठीक है। आप सेंटकोबिन, जिप्रो, इंडिया जिप्सम एक ही कंपनी है तो ये भी ले सकते हो, या और आपकी नज़र में कोई अच्छी कंपनी हो आप उसको भी प्रीफर कर सकते हो। बट मेरा कहने मतलब ये है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपको एक टाइम पे अच्छी कंपनी का ब्रांड का आपको मेटल ला के देना है ताकि लॉन्ग ड्यूरेबल हो लाइफ उसकी आपकी सीलिंग की। ठीक है। उसमें आपका बोर्ड हो गया, पैरामीटर हो गए, मेन हो गए, सेक्शन हो गया, अलपत्ती, गिट्टी, स्क्रू, कुछ हार्डवेयर का नीचे का जो सामान है कुछ आपका वहीं से मिल जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद बात आती है कि हम मेटल की जो क्वांटिटी है हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो मेटल की क्वांटिटी निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही आसान है। अगर आप अपने घर में फॉल सीलिंग का काम कराते हैं तो मे बी आप एजुकेटेड तो ज़रूर होंगे, क्योंकि अनपढ़ तो ऐसा नहीं है कि देखो करा भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि अनपढ़ लोग नहीं कराते फॉल सीलिंग, बट मोस्टली जो भी फॉल सीलिंग का काम कराते हैं तो एजुकेटेड तो होंगे ही, क्योंकि हाई लेवल के लोग ही अपने घरों में क्या है कि फॉल सीलिंग का काम कराते हैं। तो
गुणा भाग ये छोटी चीज़ है, आप बेसिकली बिल्कुल सिंपल तरीके से उसकी मेटल की क्वांटिटी निकाल सकते हो। तो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि मेटल क्वांटिटी किस प्रकार से निकालते हैं। मान लीजिए सपोज करिए कि आपका 10 बाई 10 का एक रूम है, ठीक है, 10 बाई 10 का एक रूम है। तो इसमें अगर हम जिप्सम बोर्ड का काम कराते हैं तो कितने बोर्ड लगेंगे, ठीक है, और उसके अलावा आपका पैरामीटर्स हो गया, चैनल हो गया, सेक्शन हो गया, किस तरह से क्वांटिटी निकालेंगे। तो आपका 10 बाई 10 है, आपका एरिया क्या है, रूम का साइज है 10 बाई, आपका चाहे उसमें एक रूम है, 2 रूम है, 4 रूम है, तो उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लोगे। मैंने आपका सिर्फ एक एग्जांपल के हिसाब से मैं आपको समझा देता हूँ। 10 बाई 10 का रूम है, ठीक है, तो 100 स्क्वायर फुट हो गया, ठीक है। जब हम फीट से फीट को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर फीट आता है, तो आपका 100 स्क्वायर फीट आ गया, ठीक है। तो आपका रूम का साइज हो गया 100 स्क्वायर फीट। आपका जो बोर्ड आता है मार्केट में स्टैंडर्ड साइज जो आता है 6 बाई 4 का आपका बोर्ड आता है, जिप्सम बोर्ड, ठीक है। जब उसको 6 4 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो 24 स्क्वायर फीट का आपका एक बोर्ड हो गया। आपका टोटल एरिया कितना है 100 स्क्वायर फीट। आपका चाहे जितना भी हो उसके हिसाब से आप ये आपका ये तो रहेगा सेम, बाकी आपका जो है ये इसके अलावा आपका जो भी एरिया हो अलग चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अपना जो भी आपके रूम का एरिया हो, घर का साइज हो, वो आप लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो जब आप 100 से रूम साइज जो है आपका 100 डिवाइड बाई 24 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4.16 आपका ये आपका बोर्ड आ जाएगा। तो आप ये तो है नहीं कि ये तो कंप्लीट ही आएगा, तो आपको क्या है, इसके लिए आपको 5 बोर्ड आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो बट एक चीज़ आपको मैं और बता दूं, जब भी आप कभी मेटेरियल वगैरह परचेज करो होलसेलिंग रिगार्डिंग, तो आपको करना क्या है, आपको कोशिश करना है कि जो आपके नज़दीक, बिल्कुल आपके नज़दीक ही कोई ना कोई शॉप हो, ताकि कभी भी आप कोई सामान एक्स्ट्रा आ जाए या कुछ भी आपको चेंज कराना है, कुछ भी है, तो आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर आपके नज़दीक अगर कोई शॉप होगी, अगर आप नज़दीक से कोई शॉप से खरीदोगे तो कोई सामान एक्स्ट्रा आ भी जाता है तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि आपके तो कंप्लीट काम होने के बाद आपके तो किसी काम की वो सामान रहता नहीं है, बट दुकानदार उसको तो बेच ही सकता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे भी थोड़ा देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके 5 बोर्ड हो गए, ठीक है। उसके बाद जो थोड़ा देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हमें मतलब कि पैरामीटर्स निकालने हैं, ठीक है। पैरामीटर्स कैसे निकालते हैं कि पैरामीटर्स जो होते हैं दोस्तों, वो आपकी क्या है, दीवारों पर लगते हैं। मान लेते हैं कि ये आपकी 4 दीवार हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो 10 फीट आपकी ये है, 10 फीट आपकी ये है, तो पैरामीटर जो लगेगा चारों तरफ दीवारों पर लगेगा। तो 10 20 30 और 40 फीट आपका मतलब मान लेते हैं, एक सेकंड, 40 फीट आपका मान लेते हैं कि आपका पैरामीटर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद आपका जो है एल पत्ती लगती है। एल पत्ती यहाँ पे क्या है, फास्टनर जो है आपका सीलिंग में लगते हैं, ठीक है। गिट्टी पेंच लगते हैं तो एल पत्ती आती है। एल पत्ती पे क्या है, मेंस आता है। मेंस के ऊपर क्या आपका सेक्शन आता है, उसके ऊपर फिर बोर्ड लगते हैं, तो ठीक है। तो आपका ये है, मान लेते हैं ये 2 फीट पे गैप पे रहते हैं, तो आपका ये इस तरीके से आपका ये आपका 2 फीट के हिसाब लेते हैं तो 4 हो गया, ये 10। तो मतलब कुल मिला कि ये है कि अभी मैं इसको निकालूंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप किसी दुकानदार के पास भी जाओगे, आप रूम का साइज बताओगे तो वो आपको क्या है, रूम के हिसाब से कितना मेटल आपको लगेगा वो आपको दे देगा, ठीक है। ग्रिड सीलिंग दोस्तों, अगर हम इसी एरिया में अगर हम ग्रिड सीलिंग जो है, ग्रिड सीलिंग का जो है काम कराते हैं, तो उसमें क्या है, ग्रिड सीलिंग का जो बोर्ड आते हैं 2 बाई 2 उसका स्टैंडर्ड बोर्ड आता है। तो उसका जो एरिया होगा वो होगा 4 स्क्वायर फुट। अक्सर जो ग्रिड सीलिंग हम कराते हैं वो आपका हॉस्टल वगैरह हो गए या कॉलेज वगैरह हो गए, या उस एरिया में हम कराते हैं। हॉस्टल में, ऑफिस वगैरह में हम ग्रिड सीलिंग कराते हैं, ताकि वहाँ पे, क्योंकि ग्रिड सीलिंग क्या होता है, पूरा सेक्शन जाल बना होता है, वो एक बोर्ड होता है, वो टाइट नहीं होता है, वो सिर्फ उसके सेक्शन के बोर्ड पे जो डिब्बा बना होता है, जाल बना होता है, उसके ऊपर वो रख दिया जाता है कि कभी भी उसको उठाना हो या कोई वायर वगैरह चेक करनी है तो हम इजीली उसको निकाल के उसको चेक कर सकें, ठीक है। क्योंकि अगर दूसरी जो आपकी जिप्सम जो सीलिंग होगी उसमें तो अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है सीलिंग के अंदर, तो सीलिंग को काटना ही पड़ेगा, उसके बाद फिर दोबारा से उसको पैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 बाई 2 की अगर सीलिंग है, इसी एरिया में अगर हमें ग्रिड सीलिंग करानी है तो 2 बाई 2 4 स्क्वायर फुट हो गया। तो एरिया आपका सेम है, वही 100 स्क्वायर फुट आपका। तो 100 को हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 बोर्ड आपके इसमें लगेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं दोस्तों, हम ये तो काम आपका हो गया काम शुरू होने से पहले पहले, यहाँ तक तो आपका हो गया भी। हमें पहले क्या प्रिकॉशन रखनी है, क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, वो चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं काम जब आपका साइट पे शुरू होगा
तो उसके बाद क्या क्या स्टेप्स आएंगे, ठीक है। तो आप बात करते हैं सबसे पहले लेवल की। तो सबसे पहला जो होगा पॉइंट्स आपका लेवल का होगा। लेवल जब भी आपको जो वेंडर है काम करेगा, सबसे पहले आपका लेवल लेगा कि आपको किस हाइट पे आपको मतलब कि सीलिंग चाहिए, ठीक है। लेवल में आपको भी बिल्कुल चेक करवाना है, कहीं लेवल में अक्सर क्या है गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी सीलिंग मतलब जहाँ से शुरू होती है स्टार्टिंग से और बाद में जहाँ ख़त्म करते हैं वहाँ अप डाउन हमें दिखता है कि पहले वहाँ पे ऊंची है, वहाँ से नीची है। तो ये चीज़ आपको खुद भी क्रॉस चेक करनी है, कहीं लेवल में गड़बड़ ना हो जाए। और अक्सर गड़बड़ दिक्कतें वहाँ पे आती हैं जहाँ पे सीलिंग के नीचे कोई फर्नीचर वगैरह है और सेम उसी हाइट पे पहले से बना रखा है और सीलिंग में गड़बड़ आती है तो फिर फर्नीचर क्या उसमें आता नहीं है, जो भी आपको मान लो ऑफिस वगैरह में दिक्कतें आती हैं। तो वो चीज़ आपको चेक करनी, क्योंकि फिर वो नहीं तो चाहे तो सीलिंग को दोबारा से हाइट लेवल ऊपर करना पड़ेगा, या फिर फर्नीचर को जो है बिल्कुल सेम उसी हाइट का बना रखा है तो फिर फर्नीचर क्या है काटना पड़ेगा। तो फर्नीचर को क्या है कटवाना भी पड़ जाता है कई बार। तो ये चीज़ आपको पहले ही क्रॉस चेक कर लेनी है, ठीक है। तो और एक चीज़ पहले ये चीज़ ध्यान रखना है कि फॉल सीलिंग कराने से पहले कि जो भी आपका फॉल सीलिंग के अंदर से आपकी जो इलेक्ट्रिकल की वायरिंग वगैरह है, एसी की पाइपिंग वगैरह करवानी है, जो भी आपको जो सीलिंग के अंदर से हो सकता है तो वो काम आपको पहले करवा लेना है। क्योंकि अगर एक बार आपने अगर जिप्सम फॉल सीलिंग कंप्लीट करा ली उसके बाद आपका क्या है कोई भी चीज़ उसके अंदर से नहीं जा पाएगी। तो वो चीज़ें जो भी है आपको अगर प्रोविज़न आपको पहले, अगर अभी आप सोच रहे कि आपको एसी नहीं लगवाना बाद में आपको एसी लगवाना है, तो पहले ही क्या करना है आपको कि एसी की जो पाइपिंग वगैरह है वो आप उसमें से करवा के रखिए कि ताकि फिर आपको सीलिंग वगैरह किसी के नीचे से पाइपिंग ना देनी पड़े, ठीक है। क्योंकि वो बाद में भद्दी लगती है, आप पैसे भी लगाते हो फिर फिनिशिंग ना आए तो चीज़ें दिक्कतें करती हैं। तो वो चीज़ आपको पहले ही ध्यान रखना है। वायरिंग वगैरह और सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद ही आपको फॉल सीलिंग का काम शुरू करवाना है, ठीक है। तो उसके बाद जो पैरामीटर की मैंने आपको भी बताया कि पैरामीटर क्या है, आपका जो भी वॉल होती है ये वॉल, ठीक है, उसमें पहले क्या होल करके उसमें गिट्टी डाल के उसमें क्या है पैरामीटर लगा दिया जाता है चारों कोनों पे, ठीक है। सबसे पहले पैरामीटर लगाते हैं जिस भी हाइट पे आपको सीलिंग चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो भी आपकी सीलिंग होती है सीलिंग में भी स्क्रू करके एलपत्ती से वहाँ पे मेंस लगा दिया जाता है, फिर उसके ऊपर क्या है सेक्शन डाल दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्शन के ऊपर आपका ये है जो बोर्ड होता है आपका जिप्सम बोर्ड होता है, जिस भी कंपनी का है, मान लीजिए सेंट गोबिन का है, जिप्रोक्स का है, तो इंडिया जिप्सम है, तो वो सारा उसके ऊपर टाइट कर दिया जाता है, ठीक है। एलपत्ती सेक्शन जिप्सम बोर्ड, ठीक है। तो एक चीज़ और आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जिप्सम कई बार जो क्रैक्स आते हैं क्रैक्स किस वजह से आते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये यहाँ पे स्किल्ड और अनस्किल्ड की बात आती है। तो मैंने अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं जॉइंट्स तो आते हैं, मतलब क्रैक्स तो आते ही हैं, क्रैक्स नहीं आते हैं। मैंने देखा भी है कि जिसके काम में प्रॉपर सफाई है उसके काम में जॉइंट्स में क्रैक्स नहीं आते हैं, क्योंकि प्रॉपर लेवल से जिस तरीके से अगर काम करोगे आप अच्छे वेंडर को हायर करोगे तो नहीं क्रैक्स आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। कई बार वो क्या करते हैं कि जो भी जॉइंट जो भी आपकी बोर्ड होते हैं, बोर्ड के जो एजिज होते हैं उनको हल्का सा चीप कर लेते हैं, छील लेते हैं और दूसरे वाले बोर्ड को भी हल्का सा चीप कर लेते हैं, फिर उसको क्या है मिलाते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने देखा है इस तरीके से भी ये जॉइंट्स जो है उसको तरीके से अच्छे से मिला के, और जो इंडिया जिप्सम वाला जो बोर्ड होता है उसमें एक तरफ से क्या है कि वो हल्का सा डाउन ही होता है जॉइंट्स पे, तो और दूसरी तरफ से दूसरा जो बोर्ड होता है उसको हम हल्का सा चीप कर लेते हैं, उसका जो ऊपर का जो बक्कल होता है पेपर को उतार लेते हैं तो उसके सिमिलर उसके बराबर आ जाता है, तो फिर उसको मिलाते हैं तो क्रैक्स नहीं आते हैं, ठीक है। और फिर उसके ऊपर अच्छे से उसकी जिप्सम कंपाउंडिंग टेपिंग कंपाउंडिंग करते हैं तो फिर क्रैक्स नहीं आते हैं, ठीक है। टेपिंग कंपाउंडिंग वगैरह होगी आपकी। उसके बाद आपका पेंटर काम आ जाता है। पेंटर आपका 2 कोट पुट्टी करता है, सैंड पेपर से उसकी रबिंग करता है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, उसके बाद कोई एक कोट प्राइमर डालता है और उसके बाद 2 कोट आपके पेंट की डाल देता है, ठीक है। और दोस्तों पेंट वर्क भी कराने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ पे आपकी सीलिंग में लाइट्स के जो पॉइंट्स हैं, आपकी जो लाइट्स है, आपके स्प्रिंकलर वगैरह भी अगर आपने डलवाए हुए हैं तो उसका क्या करना है कि आपको उसके जो है मतलब कि सूता डाल के बिल्कुल एक लाइन में उसको चेक कर लेना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप पेंट वेंट करा दो और बाद में वो एक लाइट का एज जो होता है कोना इधर हो दूसरे का इधर हो और मैच हो, तो आपको बिल्कुल सीधा इस लाइन में अगर 10 लाइटें हैं, सॉरी अभी मेरे हाथ से मोबाइल थोड़ी दिक्कत हो रही है,
तो आप बाद में देख लें कि जैसे ये एजेस हैं लाइट के बिल्कुल एक सीध में ऐसा होना चाहिए, और जो कॉर्नर होते हैं आपके स्प्रिंकलर वगैरह वगैरह भी हैं तो वो भी बिल्कुल एक सीध में, और जो कोब के कॉर्नर होते हैं बिल्कुल सीधा होना चाहिए। रेग मार से अगर कोई दिक्कत है ऊंचा नीचा है तो पुट्टी वाला क्या है उसको रेग मार से बिल्कुल एक तरीके कॉर्नर बिल्कुल शार्प होना चाहिए, बिल्कुल एक एज दिखनी चाहिए। तो ये चीज़ें कुछ होती हैं जो फिनिशिंग में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इन्हीं चीज़ से फिनिशिंग हमारी दिखती है, इन्हीं से हमारी बिगड़ती है, जहाँ क्रैक्स हो जाते हैं और जो कॉर्नर वगैरह यहीं से फिनिशिंग दिखती है, यहीं से आपका जो है सब कुछ फिनिशिंग वगैरह में दिक्कत आती है। तो ये पॉइंट्स थे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और आपके एरिया में क्या रेट चल रहा है ये भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।